देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन में दो कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट कंपोनेंट इज एयर पैसेज वे, और वी कैन ऑल्सो से दैट रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट. क्या कह सकते हैं? रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट. और सेकेंड कंपोनेंट जो होता है रिस्पिरेटरी सिस्टम में वो होता है अ पेयर ऑफ लंग्स. सही है? नहीं, लंग्स कह सकते हैं, बिल्कुल सही है. तो पहला कंपोनेंट होता है एयर पैसेज वे या फिर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और दूसरा कंपोनेंट क्या होता है? अ पेयर ऑफ लंग्स. अब ये जो एयर पैसेज वे या फिर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, एयर पैसेज वे या फिर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं. इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं. पहला कंपोनेंट होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और दूसरा कंपोनेंट होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नोज प्रेजेंट होता है ना. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में माउथ नहीं आता है, नोज आता है. नोज के बाद फेरिंग्स. माउथ से एक्सचेंज तो हो सकती है मगर माउथ से एक्सचेंज करना एफिशिएंट नहीं होता है, वो रिस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं आता है. माउथ किस में आता है? माउथ आता है डाइजेस्टिव सिस्टम में. माउथ इज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. सही है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सिर्फ नोज और फेरिंग्स आता है. लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आता है लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, और सिक्स्थ इज एयर सेक्स. सही है? समझ आ गई बात? तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नोज और फेरिंग्स आता है, और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और एयर सेक्स. सही, ये पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है. इसमें कैसे एयर फ्लो करता है? एयर सबसे पहले आता है नोज में. ये क्या है? नोज है. नोज से आगे, नोज से कहां जाता है? फेरिंग्स में. फेरिंग्स से कहां जाता है? लैरिंग्स में. लैरिंग्स से ट्रैकिया में. ट्रैकिया से ब्रोंकस में, और ब्रोंकस से ब्रोंकस, हाँ ब्रोंक्यूल्स. ब्रोंकस की ब्रोंकाई के अंदर ही ब्रोंक्यूल, मतलब ब्रोंकाई डिवाइड करते जाएंगे और क्या बना लेंगे? ब्रोंक्यूल्स बना लेंगे. तो ब्रोंक्यूल्स भी ऐड कर देते हैं यहाँ पे. 6 ऐड कर देते हैं ब्रोंक्यूल्स, और 7 कर देते हैं एयर सेक्स. सही है? अब ये ब्रोंकस डिवाइड करते जाएंगे बिल्कुल ट्री की तरह. जिस तरह ट्री के स्टेम डिवाइड करते हैं, एक स्टेम डिवाइड करते हैं और फिर वो जो डिवाइडेड स्टेम होता है वो फर्दर डिवाइड करते हैं, फिर वो जो फर्दर डिवाइडेड स्टेम होता है वो फर्दर डिवाइड करते हैं. इस तरह पूरी ब्रोंकस भी ऐसी डिवाइड करेंगे और पूरी ब्रोंकियल ट्री बना लेंगे. और ब्रोंकियल ट्री किससे बनी होगी? ब्रोंक्यूल से बनी होगी. और एट द एंड सबसे छोटा ब्रोंक्यूल जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल. वो रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल किससे कनेक्ट हो जाएगा? एयर सैक से कनेक्ट हो जाएगा. इसमें बना रहा नहीं हूँ कि यहाँ पे जगह नहीं है. सही है? इसको मैं थोड़ा सा बना देता हूँ, मतलब थोड़ा सा. ये ब्रोंक्यूल क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, फर्दर ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं. सही, इस तरह फर्दर डिवाइड करते हैं, इस तरह ये फर्दर डिवाइड करते हैं. सही, और एट द एंड क्या बना लेते हैं? ये एयर सैक. सही, इतना छोटा नहीं होता है, मिलियंस ऑफ एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं एक लंग्स में. सही है? मगर मैंने ऐसे ही समझाने के लिए बना दिया. सही, एयर सबसे पहले कहाँ आता है? नोज में आता है. नोज से फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकस, ब्रोंकस से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स से एयर सैक्स. समझ आ गई बात? अच्छा, इसको हम क्या कह रहे हैं? नोज कह रहे हैं. सबसे पहले पढ़ते हैं नोज. सबसे पहले पढ़ते हैं नोज, पढ़ते हैं सबसे पहले. सही है? नोज के पास सबसे पहले तो बाहर दो ओपनिंग्स होती हैं. क्या होती हैं? दो ओपनिंग्स होती हैं, इस तरफ एक उस तरफ, दोनों तरफ दो ओपनिंग होती हैं. इन ओपनिंग को क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स. क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स. सही है? इन ओपनिंग को कहते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स. एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स किनको कहते हैं? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स कहते हैं आउटर ओपनिंग ऑफ नोज. आउटर ओपनिंग ऑफ नोज. आउटर ओपनिंग ऑफ नोज को कहते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स. और नॉस्ट्रिल्स की जगह हम और वर्ड यूज कर सकते हैं. क्या यूज कर सकते हैं? नेयर्स. एक्सटर्नल नेयर्स या फिर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स. सही है? अच्छा, दूसरा कंपोनेंट होता है नोज के अंदर नेजल कैविटी. क्या होता है? नेजल कैविटी. सही, दूसरा कंपोनेंट होता है नेजल कैविटी.
नेजल कैविटी के बारे में ये बात याद रखना कि नेजल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू 2 कंपार्टमेंट्स। नेजल कैविटी 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होती है। कैसे डिवाइड होती है? बाय नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम के जरिए डिवाइड हो जाती है। सही है, नेजल सेप्टम के जरिए डिवाइड हो जाती है। अच्छा, ये हो गया नेजल कैविटी। अच्छा, नेजल कैविटी में और बातें ये याद रखना कि जो नेजल कैविटी होती है, ये नेजल कैविटी लाइंड होती है। नेजल कैविटी इज लाइंड बाय सीलिएटेड एपिथेलियम। नेजल कैविटी किससे लाइंड होती है? सीलिएटेड एपिथेलियम से। अब ये सीलिएटेड एपिथेलियम क्या होता है? ऐसा एपिथेलियम होता है जिसमें क्या होती है? प्रेजेंट होती है सीलिया प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? सीलिया प्रेजेंट होती है। सही है। इसके अलावा ये सीलिएटेड एपिथेलियम एक और काम करता है, ये सिक्रीट करता है किसको? इट सिक्रीट म्यूकस। ये सीलिएटेड एपिथेलियम ऑफ नोज है, ये क्या सिक्रीट करता है? म्यूकस सिक्रीट करता है। सही है। इसके अलावा नेजल कैविटी में एक और चीज होती है, उसको हम लोग कहते हैं हेयर्स। क्या होते हैं इसके अलावा? हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अब हेयर्स और म्यूकस ये दोनों क्या कर रहे होते हैं? ये दोनों डस्ट को और बैक्टीरिया को ट्रैप कर रहे होते हैं। हेयर कौन से बैक्टीरिया को, कौन से डस्ट को ट्रैप करता है? इट ट्रैप लार्ज डस्ट पार्टिकल। जो लार्ज डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको कौन ट्रैप करता है? सही है। तो हेयर्स ट्रैप लार्ज डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेता है हेयर। जबकि म्यूकस क्या करता है? म्यूकस ट्रैप फाइन डस्ट पार्टिकल। छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको कौन ट्रैप कर लेते हैं? फाइन डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं। प्लस और किसको ट्रैप करते हैं म्यूकस फाइन डस्ट पार्टिकल के अलावा बैक्टीरिया को भी ट्रैप कर लेते हैं। सही, समझ में आ गई बात? अच्छा, इसने फाइन डस्ट पार्टिकल और बैक्टीरिया को ट्रैप कर लिया, हेयर्स ने लार्ज डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लिया। अब ये फाइन डस्ट पार्टिकल और बैक्टीरिया जो कि ट्रैप्ड है म्यूकस में, ये क्या करेंगे? ये यहाँ पे बैकवर्ड बीटिंग करेंगे। बैकवर्ड बीटिंग करके कहाँ आ जाएंगे? फेरिंग्स में आ जाएंगे। कहाँ आ गए? फेरिंग्स में आ गए। इस फेरिंग्स के 2 ऑप्शन है, या तो ओरल कैविटी में चले जाए और स्प्यूटम के फॉर्म में रिलीज हो जाए, या फिर कहाँ चले जाए? या फिर इसके पीछे से ईसोफेगस में चले जाए और ईसोफेगस से कहाँ चले जाए? स्टमक में, और स्टमक में HCl उसका क्या कर दे? बैक्टीरिया को किल कर दे। समझ आ गई बात? तो ये काम है नेजल कैविटी का। अब नेजल कैविटी में तीसरी जो लास्ट कंपोनेंट होती है वो क्या होती है? इंटरनल नॉस्ट्रल्स। क्या होते हैं? इंटरनल नॉस्ट्रल्स। इसको कह सकते हैं इनर ओपनिंग ऑफ द नेजल कैविटी। ये इंटरनल नॉस्ट्रल्स कहाँ ओपन हो जाती है? फेरिंग्स में ओपन हो जाती है। यहाँ पे प्रेजेंट होती है ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है? 2 इंटरनल नॉस्ट्रल्स। और इंटरनल नॉस्ट्रल से एयर कहाँ पे आ जाता है? एयर कहाँ पे आ जाता है? फेरिंग्स में आ जाता है। अब ये जो फेरिंग्स है, यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूं। फेरिंग्स इज अ कॉमन organ. Pharynx is a common organ of digestive system and respiratory system. Pharynx digestive system और respiratory system का common organ है। सही है, डाइजेस्टिव सिस्टम और रिस्पिरेटरी सिस्टम का कॉमन ऑर्गन है। ये कॉमन ऑर्गन क्यों है? क्योंकि ये देखो, ओरल कैविटी डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है और नेजल कैविटी किसका पार्ट है? रिस्पिरेटरी सिस्टम का। अब ये जो ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी भी कहाँ ओपन हो रही है? इस मस्कुलर ट्यूब में, जिसको हम क्या कह रहे हैं? फेरिंग्स। और नेजल कैविटी भी कहाँ ओपन हो रही है? इस मस्कुलर ट्यूब में, जिसको हम क्या कह रहे हैं? फेरिंग्स। ये जो इंटरनल नॉस्ट्रल्स के बाद से जो एरिया स्टार्ट हो रहा है, पूरा क्या है? यहाँ तक लैरिंग्स तक क्या है? फेरिंग्स। अच्छा, फेरिंग्स का वो पार्ट जहाँ पे नेजल कैविटी ओपन हो रही है, इस पार्ट को बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। क्या बोलते हैं? नेजोफेरिंग्स। फेरिंग्स का वो वाला पार्ट जहां पे ओरल कैविटी ओपन हो रही है, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? ओरोफेरिंग्स। और फेरिंग्स का वो वाला पार्ट जहां पे लैरिंग्स ओपन हो रहा है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं? लैरिंगोफेरिंग्स। तो इसको याद रखना कि फेरिंग्स के 3 पार्ट्स होते हैं। फेरिंग्स के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स। ये पूरा मस्कुलर ट्यूब फेरिंग्स है। ये पूरा मस्कुलर ट्यूब क्या है? फेरिंग्स है। इस फेरिंग के 3 पार्ट हैं। नेजल कैविटी जिस पार्ट ऑफ द फेरिंग्स में ओपन हो रही है, उस पार्ट को हम कह रहे हैं नेजोफेरिंग्स। ओरल कैविटी जिस पार्ट ऑफ द फेरिंग्स में ओपन हो रही है, उसको बोल रहे हैं ओरोफेरिंग्स। और फेरिंग्स का वो पार्ट जो कि किसके पास है? लैरिंग्स के पास है, उसको क्या बोलते हैं? लैरिंगोफेरिंग्स। अब इस फेरिंग्स के पास 2 रास्ते होते हैं। फेरिंग्स के पास 2 रास्ते होते हैं, या तो ये कहाँ चले ओपन हो जाए? लैरिंग्स में ओपन हो जाए, या फिर ये कहाँ ओपन हो जाए? ईसोफेगस में ओपन हो जाए। सही है, या तो लैरिंग्स में ओपन हो जाए या फिर ईसोफेगस में ओपन हो जाए। सही है। तो फेरिंग्स के 3 पार्ट्स होते हैं।
नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। लैरिंगोफेरिंग्स। अच्छा, हम अभी रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो रिस्पायरेटरी सिस्टम से फेरिंग्स से एयर कहाँ जाएगा? लैरिंग्स में जाएगा, इसोफेगस में नहीं जाएगा। सही है, तो अब बात कर लेते हैं लैरिंग्स के। अब यहाँ पे अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक हमारा खत्म हो गया। अब यहाँ से कोई कह रहा था कि माउथ भी तो हो सकता है रिस्पायरेटरी सिस्टम का पार्ट, क्योंकि हम मुंह से भी सांस ले सकते हैं। सही है, तो मुंह से, पहली बात तो मुंह से कोई और सांस लेता है, हम लोग नहीं लेते हैं। दूसरी बात, अगर हम मुंह से सांस लेते हैं तो क्या होगा? क्या हेयर प्रेजेंट है मुंह में? मुंह में हेयर्स प्रेजेंट है। लार्ज डस्ट पार्टिकल रुक पाएंगे मुंह में? नहीं रुक पाएंगे, बल्कि कहाँ चले जाएंगे? हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक में चले जाएंगे। उसके अलावा सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है, तो वो भी क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया वगैरह भी कहाँ चले जाएगा? हमारे कहाँ चले जाएगा? रिस्पायरेटरी ट्रैक में चले जाएगा। समझ आई बात? तो इसलिए हमें किससे सांस लेना चाहिए? हमेशा नोज से सांस लेना चाहिए। अल्लाह ने जिसको जिस काम के लिए बनाया उसको उसी काम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। सही है, नोज को अल्लाह ने सांस लेने के लिए बनाया, रिस्पायरेटरी सिस्टम का पार्ट बनाया, तो नोज से सांस लेना चाहिए। और मुंह को अल्लाह ने खाना खाने के लिए बनाया है और किसी के लिए सांस लेने के लिए बनाया, उसको छोड़ दो, उसकी बात नहीं करते। सही है, तो उसको उससे वही काम करना चाहिए जो इस काम के लिए अल्लाह ने बनाया। यहाँ तक अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक क्या हो गया? खत्म हो गया, समाप्त हो गया। अब क्या पढ़ना है? लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक। लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक स्टार्ट कहाँ से होते हैं? लैरिंग्स से। ये जो तुम्हें नजर आ रहा है ये क्या है? लैरिंग्स से। क्या है ये? डायलेटेड पार्ट। यस, फेरिंग्स जहाँ पे ओपन हो रहा है इसको क्या बोलते हैं? लैरिंग्स बोलते हैं। लैरिंग्स का एक और नाम है, लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इट कंटेन वोकल कॉर्ड्स, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं? वोकल कॉर्ड होते हैं। तो इसके पास वोकल कॉर्ड होता है। अच्छा, लैरिंग्स की जो ओपनिंग होती है, लैरिंग्स की ओपनिंग को एक स्पेशल नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? ग्लॉटिस। बिल्कुल सही। The opening of larynx is called, the opening of larynx is called, क्या कहते हैं ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स को? ग्लॉटिस। ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स इज कॉल्ड ग्लॉटिस। ये जो ओपनिंग नजर आ रही है यहाँ पे, ये जो ओपनिंग, ये ओपनिंग क्या कहलाती है? ग्लॉटिस कहलाती है। ये लिख देता हूं मैं यहाँ पे, दिस इज ग्लॉटिस। सही, और ये क्या है? लैरिंग्स है। अच्छा, ये जो ग्लॉटिस होता है ना, ये कवर्ड होता है एक फ्लैप लाइक ऑर्गन से, जिसको हम क्या कहते हैं? ये ग्लॉटिस कवर्ड होता है एक फ्लैप लाइक ऑर्गन से, जिसको हम कहते हैं एपीग्लॉटिस। सही है, तो द ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स इज कॉल्ड ग्लॉटिस एंड ग्लॉटिस इज कवर्ड विथ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर नोन एज एपीग्लॉटिस। ग्लॉटिस कवर्ड होता है एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं एपीग्लॉटिस। एपीग्लॉटिस क्या करता है? एपीग्लॉटिस प्रिवेंट करता है कि फेरिंग्स में, क्योंकि खाना भी आ रहा है, तो प्रिवेंट करता है कि फेरिंग्स से जो फूड पार्टिकल है वो फूड पार्टिकल कहाँ ना एंटर हो पाए? लैरिंग्स में एंटर ना हो पाए। ये एपीग्लॉटिस इस चीज को प्रिवेंट करता है। एपीग्लॉटिस एयर को तो पास होने देता है, मगर किसी तरह का भी लिक्विड पार्टिकल या फूड पार्टिकल को यहां से पास होने नहीं देता है। सही है, और अगर कुछ पार्टिकल चले भी जाए लैरिंग्स में तो क्या होता है? कफिंग के जरिए उसको बाहर एक्सपेल आउट कर दिया जाता है। इसको देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में कि किस तरह बाहर एक्सपेल आउट किया जाता है। सही है, यहां तक बात समझ आ गई? अब इस लैरिंग्स से एयर कहां चली जाती है? ट्रैकिया में चली जाती है। सही है, ये है ट्रैकिया। ये 8 से 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और उसके पास क्या प्रेजेंट होती है? सी शेप कार्टिलेज। सही है, इस लैरिंग्स को हम विंड पाइप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विंड पाइप। इस लैरिंग्स को हम विंड पाइप भी कहते हैं। सही है, लैरिंग्स 8 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है एंड लैरिंग्स कंटेन सी शेप कार्टिलेजनस रिंग। इसके पास सी शेप कार्टिलेजनस रिंग होती है जो क्या करती है? विच प्रिवेंट द ट्रैकिया टू कोलैप्स। ट्रैकिया को क्या होने से बचाती है? कोलैप्स होने से बचाती है सी शेप कार्टिलेजनस रिंग। इसके अलावा जो ट्रैकिया की जो लाइनिंग होती है, ट्रैकिया किस एपिथेलियम से लाइंड होता है? सीलिएटेड एपिथेलियम। ट्रैकिया इज लाइंड बाय
सीलिएटेड, ये नजर आ रहा है ना सबको, ट्रेकिया इज लाइंड बाय सीलिएटेड एपिथेलियम। ट्रेकिया किससे लाइंड होता है? सीलिएटेड एपिथेलियम से। और ये सीलिएटेड एपिथेलियम क्या सीक्रेट करती है? म्यूकस सीक्रेट करती है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर कोई फाइन डस्ट पार्टिकल या बैक्टीरिया नोज से बच गया, सही है, और यहाँ तक आ गया, तो यहाँ पे जो म्यूकस प्रेजेंट है वो उसको क्या कर लेगा, बैक्टीरिया को और फाइन डस्ट पार्टिकल को क्या कर लेगा, ट्रैप कर लेगा। और फिर क्या होगा, जब पूरी तरीके से म्यूकस कंटेमिनेटेड हो जाएगा, म्यूकस बैक्टीरिया से भर जाएगा और डस्ट से भर जाएगा, तो ये म्यूकस क्या करेगा, इस सीलिया की मदद से, क्योंकि सीलिएटेड एपिथेलियम है ट्रेकिया में, तो ये सीलिया क्या करेगा, ये सीलिया बैकवर्ड बीटिंग करेगा, बैकवर्ड प्रोपल्जन करेगा, जिसकी वजह से ये म्यूकस कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ऊपर आके लैरिंग्स में जाएगा और लैरिंग्स से कहाँ जाएगा, फेरिंग्स में आ जाएगा। अब फेरिंग्स में अगेन इसके पास दो ऑप्शन है, या तो फेरिंग्स से ईसोफेगस में चले जाए, सही है, या तो फेरिंग्स से कहाँ चले जाए, ईसोफेगस में, या फिर फेरिंग्स से स्क्यूटम के थ्रू माउथ ओरल कैविटी में, ओरल कैविटी से हम क्या कर दें, उसको एक्सपेल आउट कर दें। समझ में आ गई बात? अच्छा, ये तो हो गई ट्रैकिया की बात, यहां पे लिख लेता हूं, ट्रैकिया इज वेंट्रल टू ईसोफेगस, यस, इन फ्रंट ऑफ ईसोफेगस या वेंट्रल टू ईसोफेगस। सही, वेंट्रल मतलब होता है आगे, और ईसोफेगस ट्रैकिया से क्या होता है, पीछे होता है, यानी ईसोफेगस इज पोस्टीरियर टू ट्रैकिया एंड ट्रैकिया इज वेंट्रल टू ईसोफेगस। समझ में आ गई बात? ब्रोंकाई, ब्रोंकाई देखो, ट्रैकिया क्या होता है, ट्रैकिया एट द लेवल ऑफ फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, किस लेवल पे, एट द लेवल ऑफ फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, बता रहा हूं। देखो, दो रिब्स के बीच में, फर्स्ट और सेकंड रिब्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस। सेकंड रिब और थर्ड रिब के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। इसी तरह फिफ्थ और सिक्स्थ रिब के बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। तो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के रीजन में यहाँ पे रिब्स होंगी, सही है, कौन से रीजन में, फिफ्थ इंटरकोस्टल रिब्स के रीजन में, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के रीजन में क्या होगा, ट्रैकिया बाइफर्केट हो जाएगा, किसमें, दो ब्रोंकाई में, सही है। तो यहां पे लिखते हैं एट द लेवल ऑफ फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, इसको मिटा दूं क्या, ऊपर वाले को मिटा के ब्रोंका बड़ा लिख देता हूं, सही है, ट्रैकिया मिटा रहा हूं, सही है। तो अब पढ़ते हैं ब्रोंकाई। अच्छा, अब देखो, एट द लेवल ऑफ, किस लेवल पे, एट द लेवल ऑफ फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस समझ में आ गया क्या होता है, क्या होता है, पांचवें और छठे रिब्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। तो एट द लेवल ऑफ फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस ट्रैकिया bifurcates into two bronchi, ट्रैकिया बाइफर्केट्स हो जाता है किसमें, दो ब्रोंकाई में, सही, कौन से दो ब्रोंकाई में, लेफ्ट ब्रोंकाई, लेफ्ट ब्रोंकस एंड राइट ब्रोंकस, सही, लेफ्ट ब्रोंकस में और राइट ब्रोंकस में, सही, लेफ्ट ब्रोंकस लेफ्ट लंग में एंटर हो जाता है, जबकि राइट ब्रोंकस राइट लंग में एंटर हो जाता है, सही है। अच्छा, उसके बाद ये ब्रोंकस डिवाइड करता है, ब्रोंकस, ये राइट ब्रोंकस अंडर है, ब्रोंकस डिवाइड करता है, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस बनाते रहता है, ब्रोंकस बनाते रहता है, और फिर ये बन जाता है माइक्रोस्कोपिक। ये क्या हो जाता है, ब्रोंकस डिवाइड होते होते माइक्रोस्कोपिक हो जाता है। तो जब ब्रोंकस माइक्रोस्कोपिक हो जाए तो उस ब्रोंकस को क्या बोलेंगे, ब्रोंक्यूल्स बोलेंगे। तो ब्रोंक्यूल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, माइक्रोस्कोपिक ब्रोंकस, क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक ब्रोंकस, माइक्रोस्कोपिक ब्रोंकस इज कॉल्ड ब्रोंक्यूल, माइक्रोस्कोपिक ब्रोंकस को क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल बोलते हैं। और फिर ब्रोंक्यूल डिवाइड करता जाता है, हद तक ये क्या बना लेते हैं, एयर सैक, क्या बना लेते हैं, एयर सैक। ये क्या है, क्या बना लेते हैं, एयर सैक बना लेते हैं। अब एयर सैक क्या होता है, ये होता है एयर सैक, ये क्या है,
एयर सैक, ये क्या है? एयर सैक। ये एयर सैक बना हुआ होता है बहुत सारे एल्विलाई से। ये क्या है? एक एल्विलस है। ये क्या है? एक एल्विलस। सही है। इस तरह एयर सैक बना होता है बहुत सारे एल्विलाई से। सही है। ये है एयर सैक, यहाँ पे एयर आती है और एल्विलाई के गिर्द क्या होते हैं? इस तरीके से ब्लड वेसल्स होते हैं जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होती है। समझ आ गई बात? तो ये लास्ट में तो स्टार्ट कहाँ से हुआ? स्टार्ट हुआ नोज से। नोज से एयर गया फेरिंग्स में, फेरिंग्स से लैरिंग्स में, लैरिंग्स से ट्रैकिया में, ट्रैकिया से ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल से एयर सैक्स में, और एयर सैक में आने के बाद अलग अलग एल्विलाई में चला गया एयर, तो एयर सैक से एल्विलाई में। सही है। और एल्विलाई में जाके गैसियस एक्सचेंज होती है। तो ये क्या है? दिस इज एयर पैसेज वे, दिस इज रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। ये क्या है? रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट या फिर एयर पैसेज वे। इसमें नोज और फेरिंग्स अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक है, जबकि लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एयर सैक्स एंड एल्विलाई लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। ब्रोंकस में भी क्या चीजें होती हैं? क्या चीज होती है? सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग ब्रोंकस में प्रेजेंट होती है। और ये देखो हमारे पास ये लंग्स है, हमारे पास पेयर ऑफ लंग होता है, राइट लंग और लेफ्ट लंग। ये राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग है। सही है। अच्छा, राइट लंग हमारे पास बड़ा होता है। सही है। और इसमें कितने लोब्स होते हैं? 3 लोब्स होते हैं। राइट लंग में कितने लोब्स होते हैं? 3 लोब। जबकि लेफ्ट लंग में सिर्फ और सिर्फ 2 लोब्स होते हैं। सही है। लेफ्ट लंग में ये है लेफ्ट लंग, ये क्या है? लेफ्ट लंग। और ये कौन सा लंग है? राइट लंग। सही है। राइट लंग हमारे पास बड़ा होता है, लेफ्ट लंग छोटा होता है। छोटा होने की वजह यह है कि यहाँ पे लेफ्ट लंग में प्रेजेंट होता है कार्डियक नॉच, जहाँ पे वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट क्या होता है? लॉज हो जाता है यहाँ पे आके। समझ में आ गई बात? इसीलिए कार्डियक नॉच की प्रेजेंस की वजह से लेफ्ट लंग छोटा होता है और राइट लंग बड़ा होता है। सही है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये ट्रैकिया आता है, और ट्रैकिया एंटर हो जाता है कहाँ पे? ट्रैकिया कहाँ एंटर हो जाता है? लंग्स में। सही। ट्रैकिया कहाँ एंटर हो जाता है? लंग्स में एंटर हो जाता है। सही है। अच्छा, ये कौन सा ब्रोंकस है? राइट ब्रोंकस है। कौन सा ब्रोंकस है? राइट ब्रोंकस। ये है राइट ब्रोंकस। ये जो राइट ब्रोंकस है, नजर आ रहा है थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेट है, ज्यादा स्ट्रेटर है। सही है। ज्यादा स्ट्रेटर है, ये थोड़ा ज्यादा स्ट्रेट होता है, जिसकी एक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। जैसे कोई भी चीज़ हलक में फंस जाती है, कोई भी चीज़ सांस की नाली में चली जाती है और वो अल्टीमेटली लंग्स में एंटर हो जाती है, कोई भी चीज़ हो। सही है। तो वो कौन से लंग्स में एंटर होगी? ज़्यादा चांसेस ये हैं कि वो राइट लंग में एंटर हो, क्योंकि यहाँ से जब कोई चीज़ आएगी तो राइट लंग ज़्यादा स्ट्रेट है, ज़्यादा चांस है वो कहाँ चले जाए? राइट लंग में चले जाए। बहुत कम चांस है कि वो लेफ्ट लंग में जाए। 75% चांस है कि वो राइट लंग में जाए और 25% चांस है कि वो कहाँ जाए? लेफ्ट लंग में जाए। समझ में आ गई बात? इस तरह कोई बैक्टीरिया भी आता है, राइट लंग की इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन है। सही है। राइट लंग की इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन है, लेफ्ट लंग की इन्फेक्शन कम कॉमन है, क्योंकि बैक्टीरिया भी ज़्यादा कहाँ चले जाते हैं? राइट लंग में चले जाते हैं। सही है। इसलिए इन्फेक्शन राइट लंग में ज़्यादा होती है, लेफ्ट लंग में कम होती है। समझ आ गई बात? इसकी बुनियादी वजह क्या है? क्योंकि राइट ब्रोंकस ज़्यादा स्ट्रेट होता है। सही है। ये बात समझ में आ गई? अब ये जो रीजन है, ये जो रीजन जहाँ से ब्रोंकस एंटर हो रहा है लंग्स में, और साथ में एक पल्मोनरी आर्टरी एंटर हो रही है और 2 पल्मोनरी वेन निकल रही है यहाँ से। ये एक पल्मोनरी आर्टरी एंटर हो रही है, 2 पल्मोनरी वेन निकल रही है। ये कौन सा रीजन है लंग्स का? ये जो लंग्स का रीजन है, जहाँ पे ये लंग्स का रीजन, जहाँ पे किस मार्कर से लिखूं? ब्लैक से करता हूँ। ये लंग्स का रीजन, ये वाला रीजन लंग्स का, जहाँ पे ब्रोंकस एंटर हो रहा है, पल्मोनरी आर्टरी एंटर हो रही है और पल्मोनरी वेन लीव कर रही है, इस रीजन ऑफ लंग्स को कहते हैं हम हाइलम ऑफ लंग। क्या कहते हैं? हाइलम ऑफ लंग्स। हाइलम ऑफ लंग्स। सही है। जहाँ पे ब्रोंकस एंटर हो रहा है, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन जहाँ पे एंटर हो रही है और लीव कर रही है, उस एरिया ऑफ द लंग्स को हम क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। सही है। अब ये जो लंग है, इस लंग को यहाँ पे बना लेते हैं। ये लंग, ये क्या है? लंग। ये लंग कवर होता है एक सैक से।
किससे कवर होता है? एक सैक से, एक सैक लाइक कवरिंग से कवर्ड होता है इस तरीके से। यस, जैसे हार्ट में पेरिकार्डियम, बस इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है हार्ट की तरह, मगर है वही चीज़। हाँ, इसमें 2 लेयर होती है। ये देखो, ये डबल लेयर सैक से क्या है? कवर्ड है। ये लंग्स, हमारा लंग्स डबल लेयर सैक से कवर्ड होता है। इस सैक को बोलते हैं प्लूरल सैक या फिर प्लूरा, या फिर प्लूरल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। सही है, प्लूरल सैक भी कह सकते हैं और प्लूरल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। सही है। अब ये प्लूरल सैक और ये प्लूरल मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन होता है और इनर मेम्ब्रेन होता है। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है, इसको हम क्या कहते हैं? पैराइटल प्लूरा। क्या कहते हैं? पैराइटल प्लूरा। सही है। और जो ये जो इनर लेयर है इसको क्या बोलते हैं? विसरल प्लूरा, विसरल प्लूरा। और इन दोनों के बीच में एक कैविटी नजर आ रही है, इस कैविटी को हम क्या कहते हैं? प्लूरल कैविटी। क्या कहते हैं? प्लूरल कैविटी। सही, इस कैविटी को हम कहते हैं प्लूरल कैविटी। और ये प्लूरल कैविटी फिल्ड होती है एक लिक्विड से। फिल्ड होती है किससे? लिक्विड से। इसको हम क्या कहते हैं? प्लूरल फ्लूइड। हाँ, फ्रिक्शन को ये रिड्यूस करती है। देखो, कोई भी फ्लूइड होता है वो शॉक से प्रिवेंट करता है, फ्रिक्शन से भी रिड्यूस करता है। जब हमारे जो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं तो उसमें आसपास के जो सराउंडिंग ऑर्गन्स हैं उनके दरमियान और इनके दरमियान फ्रिक्शन ना हो, इसलिए बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं? प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। और ये प्लूरल फ्लूइड का अमाउंट ज़्यादा होता है काफ़ी। लंग्स की अगर कार्डिक उसकी पेरिकार्डियल फ्लूइड की बात करें तो उससे ज़्यादा होता है। सही है। और ये लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा होता है हर किस्म के शॉक से, क्योंकि लिक्विड शॉक एब्जॉर्बर होता है, हमेशा लिक्विड शॉक एब्जॉर्बर की तरह बिहेव करते हैं, तो ये भी क्या करते हैं? शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं। इसके अलावा लंग्स जो होता है, लंग्स आर स्पंजी स्ट्रक्चर। लंग्स क्या होते हैं? स्पंजी स्ट्रक्चर होता है। सही, लंग्स क्या होते हैं? स्पंजी स्ट्रक्चर होता है। अब स्पंज को तुम लोगों ने देखा है? स्पंज को देखा है तुम लोगों ने? स्पंज को दबा दो, खुद ब खुद दब जाता है, और कॉन्ट्रैक्टेड हालत में देखो वो कॉन्ट्रैक्ट रहता है, जब छोड़ दो वो वापस क्या हो जाता है? रिलैक्स हो जाता है। सही है। तो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स पैसिवली। लंग्स पैसिवली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और पैसिवली रिलैक्स करते हैं। सही है। अब तुम लोगों ने पढ़ा होगा इंस्पायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है और एक्सपायरेशन एक पैसिव प्रोसेस है, मगर लंग्स में कोई भी एनर्जी नहीं लगती है। लंग्स बिल्कुल स्पंज की तरह है, लंग्स इसी तरह है, स्पंज की तरह है। सही है। लंग्स को हमारी जो थोरेसिक कैविटी है, जो थोरेसिक कैविटी है, रिब्स है, ये लंग्स को ऐसे स्पंज की तरह दबा के रखे हुए हैं। जिस तरह स्पंज यहाँ पे होगा, ये रहा स्पंज, ये देखो, ये हमारे लंग्स, ये क्या है? हमारे लंग। ये देखो, अब थोरेसिक कैविटी ने क्या किया हुआ है? इस लंग को इस तरह दबा के रखा हुआ है। लंग्स जो हमारी चेस्ट कैविटी है, जो साइज है लंग का वो छोटा है, जैसे इसका साइज बड़ा है असल में, मगर इसको मैंने क्या किया हुआ है? छोटा करके रखा हुआ है। इसी तरह हमारे लंग्स भी अंदर क्या हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है। समझ में आ गई बात? इस तरह लंग क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। अब जब हम सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं? हम सांस लेते हैं, हम अपने जो भी एनर्जी लगाते हैं वो एनर्जी हम लगाते हैं अपने रिब केज पे। किस पे लगाते हैं? रिब केज पे। और नीचे डायफ्राम है, डायफ्राम इसको इस तरह कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है डायफ्राम पे। ये डायफ्राम नीचे की तरफ आता है और ये बड़ा हो जाता है। ये क्या हो जाता है? रिब केज बड़ा हो जाता है। किस तरह बड़ा होता है मैकेनिज्म में देखेंगे। अब लंग क्या हो गया? एक्सपेंड हो गया। लंग के एक्सपेंड होने से लंग का वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया। जब वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो अंदर का प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। सही, इसको उसमें भी देखेंगे हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में। अंदर का प्रेशर कम हो गया। सही, अब क्या होगा? अब बाहर जो एयर प्रेजेंट है उसका प्रेशर ज्यादा है, मगर लंग में क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया तो इसका प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। तो लंग का प्रेशर कम है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा है। अब एयर कहाँ मूव करेगी? हाई प्रेशर वाली जगह से लो प्रेशर वाली जगह, यानी एटमॉस्फेयर से लंग की तरफ। समझ आ गई बात? आई बात समझ में? अब देखो, अब ये फैला हुआ है। अब हमने क्या किया? जिसको कॉन्ट्रैक्ट किया था हमने, अपने इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करके हमने बड़ा कर दिया था। सही है। अब हम इसको क्या करेंगे? रिलैक्स करेंगे, वापस क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, लंग्स वापस दब जाएगा। लंग का वॉल्यूम कम हो गया। जब लंग का वॉल्यूम कम हुआ तो लंग का प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया। अब लंग के अंदर एयर का प्रेशर ज्यादा है और एटमॉस्फेयर में एयर का प्रेशर कम है, तो अब कहां से कहां मूव करेगी एयर? लंग के अंदर से बाहर, और क्या हो जाएगी? एक्सपायरेशन हो जाएगी। अच्छा, ये जो ब्रीथिंग की टाइप है इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, मगर इस ब्रीथिंग की टाइप को बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग। क्या बोलते हैं? नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग। सही। तो लंग्स के अंदर जो ब्रीथिंग होती है वो कौन सी होती है? नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग।
देखो हमें ऐसा लगता है कि हमारी ब्रीथिंग पॉजिटिव प्रेशर होती है, मगर असल में नेगेटिव प्रेशर होती है। अब क्या डिफरेंस है पॉजिटिव प्रेशर में और नेगेटिव प्रेशर में? देखो पॉजिटिव प्रेशर इसमें जो लंग्स में जो ब्रीथिंग होती है वो इस तरह होती है, जैसे अगर ऐसा होता कि हम बाहर से एयर को फोर्स करते हैं, जो हम समझ रहे होते हैं हम करते हैं, हम क्या समझते हैं, मैंने बाहर से अपने एयर लंग्स को एक्सपेंड, एयर के जरिए लंग्स को एक्सपेंड किया। अगर ऐसा होता तो क्या होता है, ये स्पंज खुद ब खुद ऐसे फूलता और मेरे रिब केज क्या हो जाता है, ऐसे करके रिलैक्स हो जाते हैं। मतलब ये लंग रिब केज को कौन वो करता, रिलैक्स करता, सही है। मगर ऐसा होता नहीं है, जैसा हम समझते हैं वैसा होता नहीं। ये जो ब्रीथिंग होती है इसको बोलते हैं पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग। ऐसा नहीं होता है। ब्रीथिंग कौन सी होती है हमारे अंदर, नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग होती है। मतलब पहले लंग का प्रेशर नेगेटिव होता है, लंग का प्रेशर ड्रॉप करते हैं, सही है। लंग का प्रेशर क्या करता है, ड्रॉप करता है। पहले रिब केज एक्सपेंड होती है, लंग का प्रेशर ड्रॉप करता है, पहले लंग का प्रेशर ड्रॉप करता है, फिर एयर अंदर आता है, सही है। मतलब पहले हमारा रिब केज एक्सपेंड होता है, फिर एयर कहाँ जाता है, अंदर जाता है। तो ये जो प्रेशर की टाइप, ये जो ब्रीथिंग की टाइप है इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव प्रेशर। लंग्स जो बना होता है, लंग्स का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है, एल्विलाई होता है, सही है। एल्विलाई आर द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लंग्स। तो अब देखते हैं एल्विलाई के बारे में थोड़ी सी बातें। एक लंग में मिलियंस ऑफ एल्विलाई प्रेजेंट होते हैं, मिलियंस ऑफ एल्विलाई प्रेजेंट होते हैं, सही है। जो क्या करते हैं, इतनी ज़्यादा तादाद क्यों होती है एल्विलाई की, इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन, इसकी ज़्यादा काउंट क्यों होता है एल्विलाई का, ताकि ये क्या बढ़ा सके, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ गैसियस एक्सचेंज, सरफेस एरिया ऑफ गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज की सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए होता है ना ज़्यादा, सही है। इसके अलावा जो एल्विलाई होते हैं, एल्विलाई कंटेन अ फ्लूइड known as सर्फेक्टेंट। एल्विलाई के पास एक फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं सर्फेक्टेंट। इस सर्फेक्टेंट का काम होता है, इट क्रिएट सरफेस टेंशन इन एल्विलाई। ये एल्विलाई के अंदर सरफेस टेंशन क्रिएट करते हैं। ये एल्विलाई के अंदर क्या क्रिएट करते हैं, सरफेस टेंशन। और इस सरफेस टेंशन की वजह से क्या होता है, इस सरफेस टेंशन की वजह से एल्विलाई प्रिवेंट होता है टू कोलैप्स, कोलैप्स होने से प्रिवेंट हो जाता है उस सरफेस टेंशन की वजह से। उस सरफेस टेंशन की वजह से एल्विलाई क्या रहता है, डायलेटेड रहता है, एक्सपेंडेड रहता है, सही है। और उसके अलावा सर्फेक्टेंट का और क्या काम है, यस इसका काम है, इट फैसिलिटेट्स गैसियस एक्सचेंज। ये गैसियस एक्सचेंज को भी क्या करता है, फैसिलिटेट करता है। बॉडी में जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग परफॉर्म होता है वो कौन सा होता है, नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग। कौन सा होता है, नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग। इसका मतलब क्या है नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग का, कि सबसे पहले हमारी रिब केज एक्सपेंड होती है। रिब केज के एक्सपेंड होने की वजह से लंग क्या करता है, एक्सपेंड होता है, क्योंकि लंग स्पंजी स्ट्रक्चर इस तरह का, सही है। रिब केज इसको इस तरह पकड़े रहता है। जब रिब केज एक्सपेंड होता है तो लंग भी क्या होता है, एक्सपेंड होता है। और जब लंग एक्सपेंड होता है तो पहले लंग का प्रेशर डिक्रीज होता है, फिर एयर उसके अंदर आता है, सही। ऐसा नहीं होता है कि एयर के आने से वो सारा प्रोसेस होता है। ये सारा पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग। और नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग में पहले लंग एक्सपेंड करता है, फिर एयर उसके अंदर आता है। और पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग में एयर अंदर आता है और फिर लंग क्या करता है, एक्सपेंड करता है। तो हमारी बॉडी में जो मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग। अब नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग को समझ लेते हैं कि किस मैकेनिज्म से परफॉर्म होता है। अलग अलग समझते हैं, पहले इनहेलेशन समझते हैं या इंस्पायरेशन, और फिर एक्सहेलेशन या फिर एक्सपायरेशन। इनहेलेशन और उसके बाद एक्सहेलेशन या फिर एक्सपायरेशन। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रोसेस इंस्पायरेशन का। इंस्पायरेशन का प्रोसेस, इंस्पायरेशन के प्रोसेस में याद रखना कि इंस्पायरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस, सॉरी इंस्पायरेशन इज अ एक्टिव प्रोसेस। इंस्पायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस होता है जिसमें हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है, सही। अब होता किस तरह है स्टार्ट, सबसे पहले हमें जब भी इंस्पायरेशन करनी होती है हमें दो काम करना होता है। ये देखो लंग्स जो होता है, ये लंग्स है, ये लंग्स को नीचे से किसने होल्ड किया हुआ होता है, डायफ्राम में। और साइड से किसने किया होता है, रिब केज ने, सही। साइड से किसने होल्ड किया होता है, रिब केज ने, और नीचे से डायफ्राम है। तो हमें क्या करना है, हमें लंग को एक्सपेंड करने के लिए अपना जो थोरेसिक कैविटी है इसका वॉल्यूम क्या करना है,
बढ़ाना है। जब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा इस तरह और इस तरह, जब यहाँ का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो लंग ऑटोमेटिकली क्या कर जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा, क्योंकि लंग स्पंजी स्ट्रक्चर है, ऑटोमेटिकली क्या कर जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा। बात समझ आई? तो हमें क्या करना है, इस थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या करना है, बढ़ाना है। हमें इस थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाना है। सही है, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाना है। इसको बढ़ाने के लिए हम दो काम करते हैं इंस्पायरेशन में। हम करते हैं, एक हम डायफ्राम के साथ करते हैं, क्या करते हैं डायफ्राम के साथ, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। डायफ्राम को क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। दूसरी हम करते हैं, दूसरी हम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। अब ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या होते हैं, देखो अगर हम रिब्स का साइड व्यू देखें, ये दो रिब्स हैं, इसको मैंने काट दिया, रिब्स को मैंने, ये रिब्स थी, सही है, इस तरह से रिब्स थी, रिब्स को मैंने ऐसे काटा और तुम लोगों को इस तरह दिखा रहा हूँ, तो ये दो रिब्स हैं, सही, ये दो रिब्स हैं, इनको मैंने काट दिया है। अब ये रिब्स जो है, इनके बीच में जो स्पेस है, मैंने पहले ही बताया था कौन सा स्पेस है, इंटरकोस्टल स्पेस। दो रिब्स के बीच में स्पेस होता है वो क्या होता है, इंटरकोस्टल स्पेस। अब ये इंटरकोस्टल स्पेस में कुछ मसल्स होंगे जो बाहर की तरफ होंगे, कुछ मसल्स होंगे जो किस तरफ होंगे, बाहर की तरफ होंगे, इनको बोलते हैं हम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। और कुछ मसल्स होंगे जो किस तरफ होंगे, अंदर की तरफ, इनको हम क्या कहते हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। अब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। देखो दोनों में कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, और मसल कॉन्ट्रैक्शन में एनर्जी कंज्यूम होती है एटीपी की फॉर्म में, हमने पहले ही देख लिया है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या लगती है, हमें एटीपी लगती है, सही, और मसल एटीपी लग रही है, मतलब ये दोनों क्या है, ये दोनों एक्टिव प्रोसेस है, तो इसलिए ओवरऑल इंस्पायरेशन क्या है, एक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। अच्छा, अब डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट करने से, ये देखो ये डायफ्राम है, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये इस तरह हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। अभी देखो अभी किस तरह है, डोम शेप का, गुंबद की तरह है, मस्जिद की गुंबद की तरह है ना, डोम की तरह। अभी क्या हो गया, ये फ्लैट हो गया, या फिर कह सकते हैं हम लेस डोम शेप हो गया, सही है, मतलब अब इसका डोम शेप उतना ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा डोम की तरह है। तो कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होते हैं, लेस डोम शेप का हो जाता है, या फिर फ्लैट बोल लो, फ्लैट हो जाता है, पूरा फ्लैट नहीं होता है ना, इसलिए फ्लैट लिखना ज्यादा बेहतर नहीं है। अच्छा, लेस डोम शेप का होने से क्या हो रहा है, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ रहा है, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ रहा है। कौन सा वॉल्यूम बढ़ रहा है, हॉरिजॉन्टल वॉल्यूम बढ़ रहा है, वर्टिकल वॉल्यूम बढ़ रहा है, वर्टिकल वॉल्यूम, कौन सा वॉल्यूम बढ़ रहा है, दिस इज हॉरिजॉन्टल वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी एंड दिस इज वर्टिकल वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी। अब देखो वर्टिकल वॉल्यूम पहले इतना था, अब कितना हो गया, इतना हो गया। तो डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या हो रहा है, ये लेस डोम शेप का हो जा रहा है, फ्लैट हो जा रहा है, और उसकी वजह से वर्टिकल वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिब्स में प्रेजेंट है, ये जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, ये रिब्स को मूव करते हैं आउटवर्ड एंड अपवर्ड, सही, आउटवर्ड और अपवर्ड मूव करते हैं, तो दे मूव, इसकी कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, रिब्स मूव आउटवर्ड एंड अपवर्ड। अब इनके आउटवर्ड और अपवर्ड मूव करने से क्या होगा, चेस्ट कैविटी का, अगर आउटवर्ड और अपवर्ड मूव करेंगे तो क्या होगा, चेस्ट कैविटी का हॉरिजॉन्टल डायमीटर क्या होगा, इंक्रीज होगा, वर्टिकल नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टल डायमीटर होगा इंक्रीज, सही। तो इसकी वजह से क्या होगा, रिब्स के बाहर और ऊपर मूव करने से क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायमीटर ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस, हॉरिजॉन्टल डायमीटर ऑफ चेस्ट कैविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब देखो इसमें वर्टिकल वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो रहा है, इसमें हॉरिजॉन्टल डायमीटर या फिर हॉरिजॉन्टल वॉल्यूम कह दो, हॉरिजॉन्टल वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। दोनों से क्या हो रहा है, ओवरऑल चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो दोनों चेस्ट कैविटी के वॉल्यूम को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो जाएगा। अब ये देखो, ये चेस्ट कैविटी थी, इसने इस लंग को इस तरह पकड़ा हुआ था, इस लंग स्पंजी स्ट्रक्चर इस तरह उसको कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था। अब जब ये रिब केज इस वॉल्यूम को बढ़ाएगा, अपने वॉल्यूम को बढ़ाएगा, तो लंग्स खुद ब खुद क्या हो जाएंगे, एक्सपेंड हो जाएंगे। तो इन दोनों से वॉल्यूम ऑफ ये लंग्स के वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी के इंक्रीज होने से क्या होगा, लंग क्या हो जाएंगे, एक्सपेंड हो जाएंगे, लंग्स क्या हो जाएंगे, एक्सपेंड हो जाएंगे। या फिर हम कह सकते हैं
कि लंग्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ लंग क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ लंग इंक्रीज हो जाएगा। जब वॉल्यूम ऑफ लंग इंक्रीज होगा तो बॉयल्स लॉ में हमने पढ़ा है गैसेस के बारे में कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब वॉल्यूम बढ़ेगा लंग्स का तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो प्रेशर ऑफ लंग क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ लंग डिक्रीज हो जाएगा। और एयर के बारे में याद रखना कि एयर ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम, एयर ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम लो प्रेशर एरिया, सॉरी हाई प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। एयर हमेशा कहां से कहां मूव करता है, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करते हैं हमेशा। सही है। अब देखो लंग्स का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, और एटमॉस्फेयर का प्रेशर उतना ही है, यानी लंग्स का प्रेशर एटमॉस्फेयर से क्या हो गया, कम हो गया। अब एयर कहां से कहां मूव करेगा, एटमॉस्फेयर से लंग्स में। सही है। तो प्रेशर ऑफ लंग डिक्रीज होने से क्या होगा, एयर मूव्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू लंग्स। और एयर का एटमॉस्फेयर से लंग तक आना यही इंस्पायरेशन नहीं है, तो जो हमें चाहिए था इंस्पायरेशन, वो इंस्पायरेशन हो गया। और ये है क्या, ये क्या है, मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन। कैसे हुआ मैकेनिज्म, कैसे हुआ, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया गया। डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होने से चेस्ट कैविटी की वर्टिकल डायमीटर इंक्रीज हुई, वर्टिकल वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने से चेस्ट कैविटी का हॉरिजॉन्टल वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। दोनों के इंक्रीज होने से ओवरऑल चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, चेस्ट कैविटी बड़ा हो गया, जिसकी वजह से लंग भी स्पंजी स्ट्रक्चर है वो भी एक्सपेंड हो गया। जब वो एक्सपेंड हो गया तो लंग का वॉल्यूम बढ़ गया, और वॉल्यूम और प्रेशर का इनवर्स रिलेशन होता है, लंग का प्रेशर ड्रॉप हो गया। जब लंग का प्रेशर ड्रॉप हो गया तो एयर हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ ट्रेवल करता है, तो एयर मूव करता है बाहर, यानी एटमॉस्फेयर से हाई प्रेशर एरिया से लंग्स की तरफ, जिसका प्रेशर कम हो गया। समझ में आ गई यहां तक बात, एयर अंदर आ गई लंग्स में, इंस्पायरेशन खत्म हो गई। अब पढ़ते हैं एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन हमने पढ़ लिया। एक्सपायरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस। एक्सपायरेशन क्या है, पैसिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस है, इसका मतलब हमें किसी भी मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात यहाँ पे नहीं करनी होगी। कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो ये वाली बात हमारी झूठी हो जाएगी, पैसिव प्रोसेस। क्योंकि अगर कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा यहाँ पे तो उसमें एनर्जी लगेगी, और अगर एनर्जी लगेगी तो क्या होगा, तो उसमें एटीपी लगेगी, तो वो एक्टिव प्रोसेस बन जाएगा। हम पैसिव प्रोसेस बंद कर रहे हैं, हम कह रहे हैं एक्सपायरेशन इज द पैसिव प्रोसेस, तो हमें कोई भी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन लिखने से गुरेज करना होगा। सही है। डायफ्राम, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इन दो की बातें हमने इंस्पायरेशन में भी की थी। अच्छा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था तो क्या हो जा रहा था, लेस डोम शेप हो रहा था। अब डायफ्राम क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, क्या करेगा, रिलैक्स, तो ये क्या हो जाएगा, मोर डोम शेप, मोर डोम शेप का हो जाएगा, हो गया मोर डोम शेप। सही है। और साथ में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स करेंगे तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ने रिप को आउटवर्ड और अपवर्ड मूव किया था, तो अब रिप कहां मूव करेंगे, इनवर्ड एंड बैकवर्ड। सही है, सॉरी इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, यस। तो अब रिप्स कहां मूव करेंगे, रिप्स मूव इनके रिलैक्स करने से, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के रिलैक्स करने से रिप्स मूव, रिप्स मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, अंदर की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, जब रिप्स मोर डोम शेप हो जाएगा, ज्यादा डोम शेप हो जाएगा, तो वर्टिकल डायमीटर ऑफ चेस्ट कैविटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो एक डिक्रीज द वर्टिकल डायमीटर ऑफ चेस्ट कैविटी, सही है, या वर्टिकल वॉल्यूम, वर्टिकल वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी, सही है। और रिप्स अगर डाउनवर्ड और इनवर्ड मूव करेंगे, अंदर की तरफ मूव करेंगे, तो हॉरिजॉन्टल डायमीटर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, रिप्स के अंदर की तरफ मूव करने से क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायमीटर ऑफ, हॉरिजॉन्टल डायमीटर या हॉरिजॉन्टल वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्या होगी, डिक्रीज होगी। सही है। अब इन दोनों के डिक्रीज होने से ओवरऑल चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो दे बोथ डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी,
दे बोथ डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी के वॉल्यूम के डिक्रीज होने से लंग्स का वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और लंग्स का वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ लंग्स भी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीज, वॉल्यूम ऑफ लंग भी डिक्रीज हो जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ लंग भी डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम ऑफ लंग भी कम हो गया। अब हमें पता है वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वॉल्यूम अगर कम हो रहा है लंग्स का तो लंग्स का प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो प्रेशर ऑफ लंग क्या होगा, इंक्रीज होगा। और हमें पता है एयर हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करता है। अब लंग के अंदर का प्रेशर हाई हो गया तो अब लंग के अंदर से एयर कहाँ मूव करेगा, बाहर की तरफ। हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करेगा। तो अब प्रेशर ऑफ लंग के इंक्रीज होने से क्या हुआ, एयर मूव्स फ्रॉम लंग्स टू ये तो हो गई बात पैसिव कॉन्ट्रैक्शन की। अब ये कब होता है, देखो हमने एक्टिव इनहेलेशन की, हमने क्या किया, बस छोड़ दिया सांस को, क्या कर दिया, छोड़ दिया सांस को, रिलैक्स कर दिया, सारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया था हमने, क्या कर दिया, रिलैक्स कर दिया। इस तरीके से कॉन्टैक्ट किया था, इस तरीके से रिलैक्स कर दिया। अब अज्यूम करो कफिंग क्या चीज है, कफिंग इज अ टाइप ऑफ एक्सपायरेशन। कफिंग में क्या करते हैं हम, फोर्सफुली क्या करते हैं, एयर को बाहर निकालते हैं कफिंग में, खांसी करते वक्त या फिर स्नीजिंग के दौरान छींक आती है जब, तो क्या होता है, फोर्सफुली एयर बाहर निकलता है नोज से। सही है, फोर्सफुली अगर माउथ से एयर बाहर निकले, फोर्स एक्सपायरेशन थ्रू माउथ इज कॉल्ड कफिंग एंड फोर्स एक्सपायरेशन थ्रू नोज इज कॉल्ड स्नीजिंग। सही है। अब देखो, अब ये लिख देता हूं मैं, फोर्स एक्सपायरेशन। अब फोर्स एक्सपायरेशन तो हमारे पास क्या है, पैसिव प्रोसेस, मगर फोर्स एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस नहीं है। फोर्स एक्सपायरेशन क्या है, एक्टिव प्रोसेस, क्योंकि इसमें बहुत तेजी से बाहर निकालना होगा, बहुत तेजी से एक्सपायरेशन करनी है। एब्डोमिनल मसल्स क्या करते हैं, हमारे एब्डोमेन में जो मसल्स हैं, इस डायफ्राम के नीचे क्या है, एब्डोमिनल मसल्स हैं। ये एब्डोमिनल मसल्स क्या करते हैं, पुश करते हैं डायफ्राम को ऊपर की तरफ। क्या करते हैं, पुश द डायफ्राम अपवर्ड। क्या करते हैं, पुश करते हैं डायफ्राम को अपवर्ड, जिसकी वजह से वर्टिकल डायमीटर फौरन कम हो जाता है। सही। अब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एब्डोमिनल मसल, तो एक्टिव प्रोसेस हो गया। इसके अलावा हमारे रिब्स को जल्दी से पीछे करने के लिए, सही, जल्दी से इन्वर्ट करने के लिए एक और मसल होते हैं, इनको बोलते हैं, मर गया मार्कर, यस, इंटरकोस्टल मसल। ये इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये क्या करते हैं, दे पुल द रिब्स इनवर्ड एंड डाउनवर्ड। जैसे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल बाहर की तरफ मूव करवा रहे थे इसको, रिब्स को, उसी तरीके से इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कांटेक्ट करेंगे तो रिब्स को किस तरफ कांटेक्ट करेंगे, किस तरफ अटैक करेंगे, अंदर की तरफ अटैक करेंगे। अब ये जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एंड एब्डोमिनल मसल्स, ये होता है एक्टिव प्रोसेस, और ये आता है फोर्स एक्सपायरेशन में। नॉर्मल एक्सपायरेशन में इसकी जरूरत नहीं है, किस पे जरूरत है इसकी, फोर्स एक्सपायरेशन। चलो पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्ट, दो तरह के रेस्पिरेटरी गैसेस होते हैं हमारे पास। रेस्पिरेटरी गैसेस में हमारे पास ऑक्सीजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। एक एक करके ट्रांसपोर्ट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले किसकी ट्रांसपोर्ट पढ़ लेते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, फिर पढ़ लेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बहुत सिंपल है। हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट मीडियम क्या है, क्या चीज ट्रांसपोर्ट करती है हमारी बॉडी में, ट्रांसपोर्टिंग मीडियम क्या है हमारी बॉडी में, ब्लड। क्या है, ट्रांसपोर्टिंग मीडियम हमारी बॉडी में क्या है, ब्लड। तो कोई भी चीज का ट्रांसपोर्ट होगा वो ब्लड ही करेगा। सही है। अब ब्लड किस तरह ट्रांसपोर्ट करते हैं, 3% ऑक्सीजन को, 3% ऑक्सीजन क्या होते हैं, ब्लड में डिसॉल्व हो जाते हैं, प्लाज्मा में क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व इन प्लाज्मा। 3% ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाते हैं और डिसॉल्व फॉर्म में क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। जबकि 97% ऑफ ऑक्सीजन आर ट्रांसपोर्टेड बाय मींस ऑफ हीमोग्लोबिन। यस, रेड ब्लड सेल हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल के अंदर होते हैं, तो कह सकते हैं रेड ब्लड सेल या क्या तो हीमोग्लोबिन। तो 97% ऑक्सीजन किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है, हीमोग्लोबिन के जरिए ट्रांसपोर्ट होता है। सही है, हीमोग्लोबिन के जरिए। अब ये है एल्विलाई, ये क्या है, एल्विलाई। ये थोड़ा सा बड़ा करके बता रहा हूँ, मैकेनिज्म समझाने के, लंग्स के अंदर एल्विलाई। और ये है हमारे, ये कौन से सेल्स हैं, पेरिफेरल सेल्स हैं, हमारे टिश्यू के सेल्स, हमारी पूरी बॉडी के सेल्स। सही, समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ। ये देखो, ये पेरिफेरल सेल्स हैं और ये एल्विलाई। अब एल्विलाई से, अब देखो, ये ब्लड वेसल,
ये देखो, ये ब्लड वेसल हो गया, ये क्या हो गया, ब्लड वेसल। सही है। अब देखो, अब जब ब्लड गुजर रहा होता है, ब्लड यहाँ पे फ्लो कर रहा है, ब्लड क्या कर रहे हैं यहाँ पे, फ्लो कर रहा है। अब इसको लंग्स बोल लो या एल्विलाई बोल लो, कुछ भी बोल लो। सही, ब्लड इस तरीके से फ्लो कर रहा है। सही है, ब्लड इस तरीके से क्या कर रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं। अब देखो, ब्लड जब गुजरता है पेरिफेरल टिश्यू के पास से, तो पेरिफेरल टिश्यू क्योंकि सेलुलर एक्सपांशन कर रहे थे, बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है और सारा ऑक्सीजन क्या कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेता है। सही है, तो जब ब्लड यहां से गुजरेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन पेरिफेरल टिश्यू के पास ज्यादा है। सही, ये है पेरिफेरल टिश्यू, यहां पे मैं लिख देता हूं, दिस इज पेरिफेरल टिश्यू एंड दिस इज लंग या फिर एल्वेलाई, ये क्या है, लंग। समझ आ गई बात। अब देखो, जब पेरिफेरल टिश्यू के पास से ब्लड गुजरेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं सेल, तो वो सारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाएगा सारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बहुत ज्यादा होगा, यहाँ पे बहुत, ब्लड में बहुत कम होगा। सही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड पेरिफेरल टिश्यू से निकल के कहाँ आ जाएगा, ब्लड में आ जाएगा, और ऑक्सीजन यहाँ से निकल के कहाँ चले जाएगा, सेल में चले जाएगा, टिश्यू में चले जाएगा। ये बात तो एक जनरल बात है। और यहाँ पे जब ब्लड यहाँ पे आएगा, यहाँ से इसने ऑक्सीजन दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, जब यहाँ पे ब्लड आएगा तो इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा होगा, ऑक्सीजन बहुत कम होगा। सही है। अब यहाँ पे एयर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 21% होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की फ्रैक्शंस में होती है। सही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बहुत कम होगा, यहाँ बहुत ज्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, यहाँ से निकल के यहाँ चले जाएगा और ऑक्सीजन एल्विलाई से निकल के ब्लड में आ जाएगा। सही, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्विलाई में आ गया, एल्विलाई से ऑक्सीजन ब्लड में आ गया। सही, गैसियस एक्सचेंज, ये तो जनरल प्रोसेस हम सबको पता था। सही, इसको मैंने एक ओवरव्यू के लिए बता दिया। अब देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। देखो, अब कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दो, कार्बन डाइऑक्साइड को भूल जाओ, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में, अभी सिर्फ बात करेंगे हम किसके ट्रांसपोर्ट की, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की। सही, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। सही, अब देखो, अब होता ये है कि रेड ब्लड, ये ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन होते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्लड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होगी, बहुत ज्यादा कम होगी, क्योंकि सेल ने ऑक्सीजन को क्या कर लिया, इस्तेमाल कर लिया, ऑक्सीजन को क्या कर लिया, वहां पे सेल्स ने इस्तेमाल कर लिया, इसलिए ब्लड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या हो गई, कम हो गई। अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, यानी एल्विलाई से ब्लड की तरफ मूव करेगा। समझ में आई बात, एल्विलाई से कहाँ मूव किया इसने, ब्लड में। ब्लड में क्या मौजूद था, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ने क्या किया, यहाँ पे हीमोग्लोबिन ने 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट किया और क्या बना लिया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना लिया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना लिया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सही है, अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहाँ पे सर्कुलेट होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन सर्कुलेट होगा, यहाँ पे आया ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, और टिश्यू में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि सारे ऑक्सीजन किसने इस्तेमाल कर लिया, सेल्स ने इस्तेमाल कर लिया। तो अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहाँ पे डिसोसिएट होगा हीमोग्लोबिन में और 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन में, और ये ऑक्सीजन कहाँ चले जाएगा, टिश्यू में चले जाएगा, और ये हीमोग्लोबिन फिर आगे बढ़ जाएगा। समझ आ गई बात। इस तरह क्या होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है। ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ होती है, लंग से पेरिफेरल टिश्यू में होती है। सही है, ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट है। समझ में आ गई बात। अब एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर सकता है, 4। कितने, यहां पे लिखता हूं, 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन बाइंड 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू इटसेल्फ। अपने आप के साथ कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड कर सकते हैं, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड कर सकते हैं। सही है। अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन तुम लोगों से पूछता हूं कि हाउ मैनी ऑक्सीजन एटम कैन बाइंड टू 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। पहले मैं आंसर देता हूं, ए में 2, बी में 4, सी में 6, डी में 8। कितने ऑक्सीजन एटम, 8 ऑक्सीजन, जब तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। अगर यहाँ पे लिखा हुआ ऑक्सीजन एटम तो क्या बोलेंगे, 8। अगर यहाँ पे लिखा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तो एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं, तो मतलब 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। समझ में आ गई बात, ये बात क्लियर। थोड़ा सा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर भी यहीं पे देख लेते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में। देखो, हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में सबसे पहले ये एक चीज है,
ये एक चीज है जिसको बोलते हैं हम पायरोल रिंग। क्या बोलते हैं? पायरोल रिंग। और इसमें नाइट्रोजन होता है। पायरोल रिंग में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। सही है, पायरोल रिंग में होता है नाइट्रोजन। अब ये पायरोल रिंग, चार पायरो, ये क्या है? पायरोल रिंग है। सही है, ये चार पायरोल रिंग इस तरीके से कंबाइंड होती हैं। नजर आ रहे हैं? मार्कर चेंज करूं। चार पायरोल रिंग इस तरीके से कंबाइंड होते हैं। चार पायरोल रिंग इस तरीके से कंबाइंड होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं पोरफायरिन। क्या बोलते हैं? पोरफायरिन। सही है, इस चार पायरोल रिंग को क्या बोलते हैं? पोरफायरिन। सही है, और अगर इस पोरफायरिन के बीच में क्या लग जाए? आयरन लग जाए। क्या लग जाए? आयरन। तो अब हम इसको बोलेंगे हीम। क्या बोलेंगे? हीम। सही, क्या बोलेंगे? हीम बोलेंगे। समझ आ गई बात? तो अगर इसके बीच में आयरन लग जाए तो इसको क्या बोलेंगे? हीम बोलेंगे। अलग से बना लेते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। सही, ये है पोरफायरिन। ये क्या है? पोरफायरिन। अब इसी पोरफायरिन में ये नाइट्रोजन कंटेनिंग पोरफायरिन आ गया चार। इसके बीच में अगर मैग्नीशियम लगा दो, अगर इसके बीच में मैग्नीशियम तुमने लगा दिया तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा क्लोरोफिल। क्या बन जाएगा? क्लोरोफिल। और इसी पोरफायरिन के बीच में अगर तुमने आयरन लगा दिया तो ये क्या बन गया? हीम बन गया। क्या बन गया? हीम बन गया। सही है, ये क्या बन गया? हीम। अब यही हीम, इसी हीम में, ये हीम अब यहां पे बना रहा हूं मैं क्योंकि इसमें कुछ और लगाना है मुझे। सही है, ये क्या है? हीम है। अगर इस हीम में मैं एक लॉन्ग प्रोटीन की चेन लगा दूं, एक लंबी सी प्रोटीन की चेन लगा दूं, अल्फा चेन लगा दूं या कोई सी भी चेन लगा दूं प्रोटीन की, तो अब ये जो बना है हीम के और एक ग्लोबुलर प्रोटीन के चेन से मिलके, तो अब ये क्या बन गया? क्या बन गया? हीमोग्लोबिन मोनोमर। क्या बन गया? हीमोग्लोबिन मोनोमर। गौर से सुनो, हीम का था, हीम के साथ मैंने एक प्रोटीन की चेन लगा दी, एक ग्लोबुलर प्रोटीन की चेन लगा दी, तो ये बन गया हीमोग्लोबिन मोनोमर। इस तरह के चार हीमोग्लोबिन मोनोमर मिलेंगे। सही है, यहां पे लिखता हूं 4 हीमोग्लोबिन मोनोमर कंबाइंड टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। चार हीमोग्लोबिन मोनोमर मिलके एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन का बनाएंगे। ये हीमोग्लोबिन मोनोमर है, हीमोग्लोबिन नहीं है, बल्कि क्या है? ये बीच में आ गया है इन दोनों के, यहां पे लिखता हूं। ये क्या है? ये हीमोग्लोबिन मोनोमर है। क्या है? हीमोग्लोबिन मोनोमर। ऐसे चार चेन जुड़ेंगे, चार चेन, जिसमें एक ग्लोबुलर प्रोटीन की चेन हो, या तो अल्फा या बीटा। सही है, और साथ में एक हीम हो। ऐसे चार चेन जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? एक हीमोग्लोबिन बनेगा। तो इस तरह हीमोग्लोबिन एक टेट्रामर होता है। क्या होता है? एक टेट्रामर। बात समझ में आ गई? मतलब हीमोग्लोबिन के पास चार चेन होती हैं, दो अल्फा और दो बीटा। और हीम कितना होता है हीमोग्लोबिन के पास? हीम कितना होता है? हीम भी चार होता है। सही है, क्योंकि एक हीमोग्लोबिन मोनोमर में एक चेन है और एक एक हीम है। कोई सी भी चेन हो सकती है, अल्फा भी हो सकती है, बीटा भी हो सकती है। चार हीमोग्लोबिन के चेन, चार हीमोग्लोबिन के मोनोमर आपस में मिल जाएंगे तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बनेगा, जिसमें चार प्रोटीन की चेन्स होंगी और चार हीम ग्रुप होगा। समझ में आ गई बात? अब मैं तुम लोग से एक क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ मुझे कि ऑक्सीजन, मैंने बताया हीमोग्लोबिन से बाइंड होता है, चार हीमोग्लोबिन से बाइंड होता है। अब मुझे बताओ ऑक्सीजन हीम से बाइंड होता है या ग्लोबिन से बाइंड होता है? एक हीमोग्लोबिन में चार प्रोटीन की चेन है और चार चार हीम है। अब बताओ किससे बाइंड होता है? हीम से बाइंड होता है, बिल्कुल। और हीम में भी किससे बाइंड होता है? आयरन से। तो यहां पे लिखता हूं ऊपर, हीमोग्लो सॉरी ऑक्सीजन बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन ऑन आयरन ऑफ हीम। हीम के आयरन में कौन बाइंड होता है? ऑक्सीजन बाइंड होता है। अब कितने आयरन है हीम के पास? चार आयरन है। कितने आयरन है? बात नहीं करो तुम लोग, कितने आयरन है?
4 आयरन है। हीम के पास कितने, एक हीमोग्लोबिन के पास कितने हीम ग्रुप है? 4 हीम ग्रुप है। जब 4 हीम ग्रुप है तो आयरन कितने हो गए? 4। एक आयरन के साथ कितना? एक ऑक्सीजन बाइंड कर रहा है ऑक्सीजन का, सही है। एक आयरन के साथ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड कर रहा है। 4 आयरन के साथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं एक आयरन के साथ 2 ऑक्सीजन एटम बाइंड कर रहा है, तो 4 हीम के साथ या 4 आयरन के साथ 8 ऑक्सीजन के एटम बाइंड करेंगे। यहां तक सबको बात क्लियर है? देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्रांसपोर्ट होती है 3 तरीकों से ट्रांसपोर्ट होती है, 3 तरीकों से ट्रांसपोर्ट होती है कार्बन डाइऑक्साइड। एक ट्रांसपोर्ट होती है ये इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। दूसरी ट्रांसपोर्ट होती है डिसॉल्व फॉर्म में, प्लाज्मा में डिसॉल्व होके। और तीसरी फॉर्म होती है ये, या फिर दूसरी कर लो, इन द फॉर्म ऑफ कार्बामीनो हीमोग्लोबिन, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। और तीसरी होती है डिसॉल्व इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में डिसॉल्व होके होती है। इन तीनों तरीकों से कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट होती है, सही। किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन तक होती है कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट? फ्रॉम टिश्यूज टू, टिश्यू से किस तरफ ट्रांसपोर्ट होती है? लंग्स की तरफ, क्योंकि इसको लंग से एक्सपेल आउट करना होता है, इसलिए टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वो कहाँ चले जाते हैं? ब्लड के थ्रू लंग्स में चले जाते हैं। कैसे जाते हैं? 3 तरीकों से जाते हैं। बाइकार्बोनेट की सूरत में जाते हैं, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन की सूरत में जाते हैं, और डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा स्टेट में जाते हैं। बाइकार्बोनेट आयन की जो फॉर्म में जाते हैं वो जाते हैं 70%, मतलब सबसे मेजर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम क्या है? बाइकार्बोनेट सिस्टम, सही है। दूसरा सेकेंड मेजर है 23% किससे ट्रांसपोर्ट होते हैं? कार्बामीनो हीमोग्लोबिन की सूरत में। और 7% किससे ट्रांसपोर्ट होता है? डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। आ गई बात समझ में? सही है, मतलब ज्यादा मेजर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम क्या है? बाइकार्बोनेट, सही। डिसॉल्व इन प्लाज्मा समझने की जरूरत नहीं है, डिसॉल्व इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में डिसॉल्व होते हैं और क्या हो जाते हैं? ट्रांसपोर्ट हो जाता है। फिर से वही डायग्राम बना लेते हैं अपनी ट्रांसपोर्टिंग को समझने के लिए। ये क्या है? एल्विलाई, और ये क्या है? पेरिफेरल टिश्यू, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स या टिश्यू या सेल्स, कुछ भी समझ लो, सही है। और इनके गिर्द क्या है? ये क्या है? ब्लड वेसल्स। ये थोड़ी सी ब्लड वेसल्स चौड़ी बना रहा हूं ताकि समझा सकूं, सही है। ये पूरी क्या है? ब्लड वेसल्स है। समझ आ गई बात? अच्छा, अब होता क्या है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड को कहां से कहां ट्रांसपोर्ट करना है? पेरिफेरल टिश्यू से कहां ट्रांसपोर्ट करना है? लंग्स तक ट्रांसपोर्ट करना है। अब होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड पेरिफेरल टिश्यू में बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों ज्यादा होते हैं? क्योंकि सेल्स सेलुलर रेस्पिरेशन कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बहुत ज्यादा है। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे आ जाते हैं? ब्लड में आ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे आ गया? ब्लड में आ गया। अब ब्लड में कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इन सेल्स को? आरबीसीज। क्या बोलते हैं? आरबीसीज। ये क्या है? आरबीसीज है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ब्लड में आता है, ये मैं समझा रहा हूँ बाइकार्बोनेट आयन की सूरत में किस तरह ट्रांसपोर्ट होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ब्लड में आता है वो कहाँ एंटर हो जाते हैं? आरबीसीज में एंटर हो जाता है। कहाँ एंटर हो गया ये? आरबीसीज में। आरबीसीज में प्रेजेंट होगा वाटर, आरबीसी के सेल का अपना वाटर। ये उस वाटर के साथ कंबाइंड होगा और क्या बना लेगा? कार्बोनिक एसिड। क्या बना लेगा? कार्बोनिक एसिड। इसने क्या बना लिया? कार्बोनिक एसिड बना लिया। किस एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा? बिल्कुल सही, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। अब ये H2CO3 क्या करेगा? ये डिसोसिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसोसिएट हो जाएगा H पॉजिटिव आयन में और HCO3 नेगेटिव आयन में। ये जो HCO3 नेगेटिव आयन है इसको हम लोग बोलते हैं बाइकार्बोनेट आयन। क्या बोलते हैं इसको? बाइकार्बोनेट, या फिर इसको कह सकते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या कह सकते हैं? हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ये यहां से रिलीज हो जाता है कहां पे? ब्लड में। आरबीसी से कहां जाते हैं? ब्लड में आ जाते हैं। अब ये आ गया ब्लड में, बाइकार्बोनेट आयन क्या आ गया? कहां आ गया? ब्लड में आ गया। अब इसके अंदर ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड किस सूरत में? इस बाइकार्बोनेट आयन के। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है ये किसकी सूरत में ट्रांसपोर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड? बाइकार्बोनेट की आयन की फॉर्म में। किस फॉर्म में? बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में। अब ये ट्रांसपोर्ट होता हुआ आता है कहां पे? यहाँ पे आता है, यहाँ पे आ गया। बाइकार्बोनेट आयन ट्रांसपोर्ट हो गई कहां पे आ गया? यहाँ पे आ गया, सही है, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आरबीसी होंगे, यहाँ पे क्या होगा? आरबीसी। ये आरबीसी बना रहा हूँ समझाने के लिए, थोड़ा बड़ा बनाया है मैंने आरबीसी, जैसे होते नहीं है इतने बड़े आरबीसी।
ताकि उसके अंदर एक रिएक्शन समझा सकूं मैं, इसलिए बड़ा बना रहा हूं। सही है, तो ये क्या बन गए, आरबीसीज बन गए। सही है, अब ये बाइकार्बोनेट आयन वापस कहाँ आ जाएगा, उस आरबीसी के अंदर आ जाएगा। वापस कहाँ आ गया, जब इसको अब इसको क्या करना है, अब ये देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज्यादा है और एल्वियस में क्या है, एल्विलाई में क्या है, लंग्स में क्या है, कम है। सही है, लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से ब्लड से कहाँ मूव करना है, लंग्स में मूव करना है। तो अब क्या होगा, ये बाइकार्बोनेट आयन वापस अंदर जाएगा, प्रोसेस रिपीट होगा। अंदर जब बाइकार्बोनेट आयन जाएगा तो इसको अंदर क्या मिलेगा, H पॉजिटिव आयन। ये उसके रिएक्ट क्या बना लेगा, कार्बोनिक एसिड। और ये रिएक्शन जो होगा ये भी इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस होगा। सही है, क्या बन गया, कार्बोनिक एसिड। अब ये कार्बोनिक एसिड ब्रेक हो जाएगा किसमें, H2O में और CO2 में। ये भी कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में होगा। सही है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ निकल जाएगा, बाहर यहाँ पे निकल जाएगा ब्लड में, और फिर ब्लड से एल्विलाई में। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट होती है। समझ आ गई बात, कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट। अब कार्बन डाइऑक्साइड एक तो इस सूरत में ट्रांसपोर्ट होता है, दूसरा ये किस सूरत में ट्रांसपोर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, इन द फॉर्म ऑफ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। सही है, ज्यादातर तो इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्रांसपोर्ट होता है वो इस तरीके से होता है, मगर 20% किसी और तरीके से होता है। देखते हैं किस तरीके से होता है। ये आरबीसी, सही है, कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के अंदर आता है, आरबीसी के अंदर उसको क्या मिलता है, हीमोग्लोबिन मिलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इस हीमोग्लोबिन के साथ क्या कर लेते हैं, बाइंड कर जाता है और क्या बना लेते हैं, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। क्या बना लिया इसने, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बना लिया। सही है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन में 4 कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होता है। कितने कार्बन डाइऑक्साइड, 4 कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। अब ये कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कहाँ जाएगा, जब लंग्स में जाएगा, लंग्स के पास जाएगा, लंग्स के पास वाले एरिया में जाएगा, तो ये कार्बामिनो हीमोग्लोबिन में से हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा और 4 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ डिफ्यूज हो जाएगा, समझ आ गई बात। तो 23% इस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड होता है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाते हैं। ये मॉलिक्यूल है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ये कार्बामिनो हीमोग्लोबिन जब पहुंचता है कहाँ पे, लंग्स के पास, तो क्या होता है, हीमोग्लोबिन सेपरेट हो जाता है। हीमोग्लोबिन और 4 कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में चले जाते हैं। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। अब ये याद रखना, ये भी होगा ब्लड के अंदर ही। ये जो रिएक्शन है ना, ये भी रेड ब्लड सेल के अंदर ही होगा, बाहर नहीं निकल जाएगा हीमोग्लोबिन। सही है, बात समझ में आ गई, किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। और 3% तो डिसॉल्व हो जाएगा यहाँ पे डिसॉल्व होगा, डिसॉल्व होकर चले जाएगा वहां पे। सही है, इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है। सही है, अच्छा हमारे पास अलग अलग लंग वॉल्यूम्स होती हैं। सही है, उसको समझते हैं एक जार से। मिसाल के तौर पे एक जार है हमारे पास, इसकी जो टोटल कैपेसिटी है इस जार की, इस जार को मान लेते हैं कि ये लंग है। सही है, तो इस लंग की जो टोटल कैपेसिटी है उसको कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। जितनी एयर इस लंग के अंदर आ सकती है, थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि जार हमारा लंग है। सही है, तो जितनी भी एयर इस जार में आ सकती है उसको हम क्या कहेंगे, टोटल लंग कैपेसिटी। जितनी भी एयर लंग में आ सकती है, सही, जैसे भी आए, उसको हम कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। वो हमारे पास होती है, ये टोटल लंग कैपेसिटी हमारे पास होती है 6000 ml या फिर 6 लीटर। अच्छा, ये 5 to 6 लीटर होती है वैसे तो। वैसे जो टोटल लंग कैपेसिटी, जो हमारी लंग की कैपेसिटी होती है वो 5 to 6 लीटर होती है, यानी 5 से 6 लीटर तक एयर हमारे लंग्स में आ सकता है। ये डिपेंड करती है एज पे, जेंडर पे, रेस पे। अलग अलग मुल्क में रहने वाले लोगों की अलग अलग लंग कैपेसिटीज होती हैं और अलग अलग डिजीज से भी एसोसिएटेड होती है लंग कैपेसिटीज। सही है, तो मगर एक एवरेज हम ले लेते हैं कि 6000 ml या फिर 6 लीटर टोटल लंग कैपेसिटी है। सही है, तो इस लंग कैपेसिटी में ये इतनी एयर लंग में आ सकती है। इस लंग कैपेसिटी में 1000 ml एयर हमेशा लंग के अंदर प्रेजेंट होती है। इसको हम जितनी भी कोशिश कर लें लंग से नहीं निकाल सकते हैं। सही, जितनी भी कोशिश कर लें इसको हम लंग से नहीं निकाल सकते हैं। तो ये जो 1000 ml है इसको हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। हम जितनी भी एक्सपायरेशन कर लें, जितनी भी सांस को बाहर निकाल लें, ये 1000 ml हम अपने लंग से नहीं निकाल सकते हैं। ये हमेशा लंग में प्रेजेंट रहेगा, कभी भी नहीं निकलेगा 1000 ml। तो इसलिए इस वॉल्यूम को क्या कहते हैं, इस वॉल्यूम ऑफ एयर को कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, जो हमेशा बचा रहता है लंग में, इसीलिए इसको कह रहे हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। इसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है, 1000 ml। सही है, उसके बाद आता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसके बाद आता है
एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है 1500 ml। ये होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका फुल फॉर्म मैं यहां लिख देता हूं, ERV का मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब ये वो एयर होता है जो हमारे लंग के अंदर नॉर्मली तो प्रेजेंट होता है, रिजर्व होता है। क्या होता है? रिजर्व होता है। रिजर्व होता है मतलब स्टोर होता है, मगर ये रिजर्व होता है फॉर एक्सपायरेशन। इसको हम चाहें तो फोर्स एक्सपायरेशन करके लंग से निकाल सकते हैं। इसको थोड़ी देर बाद देखते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को। सही, ये हमारे लंग के अंदर आ गया एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसके बाद आता है 500 ml, 500 ml आता है, 500 ml एयर आता है, जिसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम। ये जो टाइडल वॉल्यूम होता है, टाइडल वॉल्यूम यहां पे मैं लिखता हूं। टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जो हम कॉमनली इनहेल कर रहे होते हैं और एक्सहेल कर रहे होते हैं। तो इट इज कॉमनली इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड बाय ह्यूमन। ये हम इसको कॉमनली इनहेल और एक्सहेल कर रहे होते हैं। इसको भी थोड़ी देर बाद देखते हैं टाइडल वॉल्यूम को। सही है। इसके बाद जो वॉल्यूम होता है हमारे लंग में, इसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इसकी अमाउंट होता है 2000 ml। ये होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सही है। इंस्पायर IRV क्या होता है? IRV इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो हम इंस्पायरेशन के लिए रिजर्व करके रखते हैं लंग में। लंग में हम थोड़ी सी जगह 2000 ml हम रिजर्व करके रखते हैं, जगह रखते हैं, ताकि उससे हम इंस्पायरेशन कर सकें। अब इसको समझते हैं, इसको अब हम समझते हैं। देखो, लंग्स के अंदर सबसे पहले रेजिडुअल वॉल्यूम आ गया, वो लंग के अंदर प्रेजेंट है हमेशा। 1500 ml एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ गई, ये भी लंग के अंदर प्रेजेंट है। सही है। अब ये दोनों लंग में नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होता, टाइडल वॉल्यूम आते रहते जाते रहते। मिसाल के तौर पे ये 2500 ml लंग में हमेशा प्रेजेंट होता है। सही है। नॉर्मल कंडीशन में, जैसे अभी मैं चल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो अभी ऐसा लग रहा है कि मैं सांस नहीं ले रहा हूँ, मगर मैं सांस ले रहा हूँ, और बहुत थोड़ा सा अमाउंट एक्सचेंज करूँ। मेरी लंग की टोटल कैपेसिटी 6000 ml, इसमें से मैं सिर्फ 500 ml एक्सहेल कर रहा हूँ, 500 ml इनहेल कर रहा हूँ। इसलिए लग रहा है कि मैं ना सांस ले रहा हूँ, ना सांस इनहेल कर रहा हूँ, ना एक्सहेल कर रहा हूँ। ऐसे ही लग रहा है, बस चले जा रहा हूँ, पढ़ाए जा रहा हूँ। इस तरह तुम लोग भी बैठे हुए ऐसे लग रहे सांस ले ही नहीं रहो। तो ये जो टाइडल वॉल्यूम है बहुत कम होता है, 500 ml, 6000 ml में से 500 ml एक्सहेल करते हैं हम और इनहेल करते हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता है। सही है। तो अब देखो, अब ये 500 ml हम इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं। अब हमारे पास 2000 ml इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की जगह पहले से लंग में क्या है? महफूज है। अगर हम चाहें, नॉर्मल मैंने सांस ले ली, नॉर्मल सांस ले ली मैंने, इस तरह नॉर्मल सांस ले ली। अब अगर मैं चाहूं तो मैं और सांस अंदर ले सकता हूं, इंस्पायरेशन और ज्यादा कर सकता हूं, इसकी जगह मेरे पास रिजर्व है। तो वो वॉल्यूम जो इंस्पायरेशन के लिए रिजर्व है, उसको मैं कहता हूं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जैसे कि ये देखो, मैंने थोड़ी सी सांस ली, टाइडल वॉल्यूम 500 ml। अब मैं चाहूं तो और इंस्पायरेशन कर सकता हूं अपने रिजर्व वॉल्यूम में। कैसे करूंगा? थोड़ी सांस ली, अब मैंने और सांस अंदर ले ली। ये कहाँ मैंने कहाँ जगह बनाई? इसकी जगह पहले से मौजूद थी इन द फॉर्म ऑफ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारे लंग में, मैंने इसको भी अंदर कर दिया। अब मैं क्या करूंगा? पहले ये जो मैंने फोर्स इंस्पायरेशन की, इसको बाहर निकालूंगा ऐसे, और उसके बाद फिर अपने टाइडल वॉल्यूम को बाहर निकालूंगा इस तरह। अब मैं टाइडल वॉल्यूम को बाहर निकाल दिया, इस तरह निकाल दिया। अब मैं अगर चाहूं तो मैं और ज्यादा एयर को बाहर निकाल सकता हूं। इस तरह मैंने टाइडल वॉल्यूम को बाहर निकाला, इस तरह एक बार टाइडल वॉल्यूम को बाहर निकालने के बाद भी कुछ एयर हमारे लंग्स में प्रेजेंट होती है, जो एक्सपायरेशन के लिए रिजर्व होती है। मतलब जब हमें फोर्स एक्सपायरेशन करना हो तो हम उसको एक्सपायर कर सकते हैं। तो ये जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, ये फोर्स एक्सपायरेशन के लिए क्या होती है? मख्तस होती है। सही है। फोर्स एक्सपायरेशन के लिए होती है। और ये रेजिडुअल वॉल्यूम को तो मैं कभी नहीं निकाल सकता, कभी भी निकाल नहीं सकता। सही है। तो नॉर्मली मैं सांस ले रहा हूँ, 500 ml ले रहा हूँ और 500 ml निकाल रहा हूँ, 500 ml इनहेल कर रहा हूँ, 500 ml एक्सहेल कर रहा हूँ। सही है। अगर मैं चाहूं तो मैं कुछ और ml, 2000 और ml इनहेल कर सकता हूं, जो कि मैंने इंस्पायरेशन के लिए रिजर्व करके रखा है। वो जो वॉल्यूम है एयर का, उसको मैं कहूंगा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इस तरह। सही है। अब मैंने इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को बाहर निकाला, फिर टाइडल वॉल्यूम को बाहर निकाला। अब मैं चाहूं तो और एयर को बाहर निकाल सकता हूं, इस तरह। मैंने और एयर को बाहर निकाल दिया। कहां से निकाला ये और एयर बाहर? मैंने कहां से निकाला? ये जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मैंने लंग के अंदर सेव करके रखा होता फॉर एक्सपायरेशन, उसको मैंने बाहर निकाल दिया, एक्सपायरेशन कर दी। अब मेरे लंग के अंदर सिर्फ 1000 ml बच गया।
सारी एयर निकालने के बाद अब मैं क्या करूंगा, अपने एक्सपायरी रिजर्व वॉल्यूम को पहले अंदर लूंगा, फिर टाइडल वॉल्यूम को अंदर लूंगा। सही है। अब देखो, अब ये इंस्पायरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरी रिजर्व वॉल्यूम, ये तीनों मिला के होता है 5000 ml। और इस 5000 ml को हम कहते हैं, दिस 5000 ml इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी किसको कहते हैं? इंस्पायरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरी रिजर्व वॉल्यूम इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। इसको वाइटल कैपेसिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम हम भाग रहे होते हैं अपनी जान बचाने के लिए या किसी भी चीज के लिए, किसी भी बॉडी को किसी भी तरह का स्ट्रेस हो। अच्छा, इसको वाइटल कैपेसिटी क्यों कहते हैं? इसको वाइटल कैपेसिटी इसलिए कहते हैं कि बॉडी के ऊपर कोई भी स्ट्रेस आए तो हम अपनी ब्रीथिंग की स्पीड को बढ़ा देते हैं, ऐसे ही करते हैं। सही, तो वो जान बचाने के लिए जरूरी होता है ब्रीथिंग की स्पीड को बढ़ाना। सही, तो हम ब्रीथिंग की स्पीड को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं, जोर जोर से सांस लेते हैं। इस तरह जोर जोर से सांस लेने में हम क्या कर रहे होते हैं? हम इंस्पायरी रिजर्व वॉल्यूम को इनहेल करते हैं, फिर टाइडल वॉल्यूम को इनहेल करते हैं, सॉरी पहले एक्सपायरी रिजर्व वॉल्यूम को इनहेल करते हैं, टाइडल वॉल्यूम को इनहेल करते हैं, फिर इंस्पायरी रिजर्व वॉल्यूम को इनहेल करते हैं। सही है, इस तरह हमने इन सबको इनहेल किया, फिर हम पहले इंस्पायरी रिजर्व वॉल्यूम एक्सहेल करते हैं, फिर टाइडल वॉल्यूम एक्सहेल करते हैं, फिर एक्सपायरी रिजर्व वॉल्यूम एक्सहेल करते हैं। सारी एयर अंदर लेते हैं, पूरे लंग को फिल करते हैं और फिर पूरे लंग को खाली कर देते हैं। सिर्फ इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, इसीलिए इसको रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। तो बाकी सबको हम क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। इसीलिए इन सबको मिला के क्या बोलते हैं? वाइटल कैपेसिटी। सही। अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट को हम ग्राफ की सूरत में भी देख सकते हैं। हमने एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम को ले लिया और वाई एक्सिस पे वॉल्यूम को ले लिया, एक्स एक्सिस पे टाइम को ले लेते हैं। अब देख लेते हैं, देखो हमारी लंग का जो नॉर्मल वॉल्यूम होते हैं वो 2500 ml होते हैं। उसके बाद फिर हम कुछ एयर को इनहेल कर लेते हैं। जब हम कुछ एयर को इनहेल करते हैं तो हमारा लंग का वॉल्यूम बढ़ जाता है, लंग में और ज़्यादा एयर आ जाती है, तो लंग का वॉल्यूम बढ़ के कितना हो जाता है? 3000 ml तक हो जाता है। सही है, 3000 ml तक हो गया। अब फिर हम क्या करते हैं? कुछ वॉल्यूम को एक्सहेल कर देते हैं 500 ml को, तो हमारे लंग का वॉल्यूम वापस कितना हो जाता है? 2500 ml। फिर हम कुछ वॉल्यूम को इनहेल कर लेते हैं तो हमारे लंग का वॉल्यूम दोबारा क्या हो जाता है? 3000 ml। फिर हम कुछ वॉल्यूम को दोबारा से एक्सहेल कर देते हैं तो दोबारा कितना हो जाते हैं? 2500 ml। तो ये जो 500 ml हम इनहेल कर रहे हैं, लंग का वॉल्यूम बढ़ जा रहा है, एक्सहेल कर रहे हैं, कम हो जा रहा है, इनहेल कर रहे हैं, बढ़ रहा है, एक्सहेल कर रहे हैं, कम हो रहा है। ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम कहलाता है टाइडल वॉल्यूम। अब मैं चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इस 3000 ml से, सॉरी 2500 ml से और ज़्यादा अपने लंग का वॉल्यूम कम कर सकता हूँ। कैसे करूँगा? एयर को बाहर निकाल दूंगा। कैसे बाहर निकालूंगा? इस तरह, जैसे मैंने टाइडल वॉल्यूम को बाहर निकाल दिया। अब मैं और चाहूँ तो मैं और ज़्यादा अपने लंग का वॉल्यूम खाली करके पहुँचा सकता हूँ 1000 ml तक। सही है, तो ये जो मैंने एक्सपायरेशन की, फोर्स एक्सपायरेशन, ये इस लंग की वॉल्यूम को कहते हैं एक्सपायरी रिजर्व वॉल्यूम। ये मैंने एक्सपायरेशन के लिए रिजर्व करके रखा था। सही है। अब मैं जब इनहेल करूंगा एयर तो मैं इस एक्सपायरी रिजर्व वॉल्यूम को दोबारा से इनहेल कर लूंगा और फिर टाइडल वॉल्यूम पे आ जाऊंगा। अब मैंने टाइडल वॉल्यूम को कर लिया इनहेल और मेरा लंग का वॉल्यूम बढ़ के हो गया 2500 से कितना हो गया? 3000 ml। सही, 2500 से कितना हो गया? 3000 ml। अब मैं चाहूँ तो अब मैं फोर्स इंस्पायरेशन भी कर सकता हूँ, मतलब अपने लंग में बहुत सारी एयर को भर सकता हूँ, भर के 5000 ml तक टोटल लंग कैपेसिटी तक पहुंचा सकता हूँ। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं लंग में और ज़्यादा एयर को भर सकता हूँ। सही है, इंस्पायरेशन कर सकता हूँ। कैसे भरूंगा एयर को? कैसे बढ़ाऊंगा लंग का वॉल्यूम? इंस्पायरेशन करूंगा। तो मेरे पास लंग में कोई जगह महफूज होनी चाहिए ना इंस्पायरेशन के लिए, तो उस वॉल्यूम को मैं कहता हूँ इंस्पायरी रिजर्व वॉल्यूम। तो मैं चाहूँ तो मैं अपने लंग के वॉल्यूम को 5000 ml तक बढ़ा सकता हूँ। कैसे बढ़ाऊंगा मैं? किस तरह बढ़ाऊंगा? इंस्पायरेशन करके बढ़ाऊंगा। तो ये जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को मैं क्या कहूँगा? इंस्पायरी रिजर्व वॉल्यूम। तो मैंने इंस्पायरेशन के लिए रिजर्व किया। सही है, फिर वापस मैं आ जाऊंगा टाइडल वॉल्यूम पे। समझ आ गई बात? तो ये है ग्राफ। सही है। अगर मैं चाहूँ, अच्छा मैं ये एयर कभी भी इनहेल या एक्सहेल नहीं कर सकता, ये वाली जो एयर है कभी मैं इनहेल या एक्सहेल नहीं कर सकता, इस एयर को मैं बोलूंगा रेसिडुअल वॉल्यूम। सही है।